असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगता है, लगने दो, मुझे इन इल्जामात की परवाह नहीं है, क्योंकि एक दिन अल्लाह फैसला करेगा और जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं उनको अल्लाह के दरबार में उसको साबित करना पड़ेगा। मगर सुनो मेरी इस बात को, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुमको जज्बात में लाकर थालियां हासिल करो, मैं तुम्हारे थालियों का मोहताज नहीं, मैं तुम्हारा इत्तेहाद चाहता हूं, मैं तुम्हारी ताकत, तुमको ताकत बनते हुए देखना चाहता हूं कि मेरी आंख अल्लाह बंद करने से पहले उत्तर प्रदेश में आप एक सियासी ताकत बने। अरे अगर हर समाज का एक नेता हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते आप? क्या आप अखिलेश यादव की गुलामी करेंगे जिंदगी भर? क्या आप बीजेपी, योगी और मोदी से डर कर किसी का साथ देंगे? सोचो, बिल्किस बानो के कातिलों, बिल्किस बानो के अस्मत रेजी करने वालों को छोड़ दिया गया, एक दलित आईएएस ऑफिसर को मारने वाले को छोड़ दिया गया क्योंकि उसमें सियासी ताकत थी। आज आप देख रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में हथकड़ियां, जंजीर लगी हुई है, उनको कत्ल कर दिया जाता है और कोई आवाज नहीं उठाता, कोई आवाज नहीं उठाता। और कौन आवाज उठाता है? जिसको बी टीम कहते वो आवाज उठाता है, जिसको गाली देते वो आवाज उठाता है, जिसके ताल्लुक से नहीं मालूम क्या क्या कहा जाता है, हम आवाज उठाते हैं। हम पूछते हैं कि कैसे हुआ? अरे ये समाजवादी का नेता अखिलेश यादव एयर कंडीशन कमरों में बैठकर एक फोन लेकर 280 वर्ड का ट्वीट कर देता है। अरे नाम तक नहीं ले सकता अतीक का और अशरफ का, नाम नहीं ले सकता क्योंकि डरते हैं। अरे अगर माफिया है तो कहां नहीं है माफिया का? सबसे उस तरह का सलूक किया जाएगा? अगर है तो इस्तेमाल करो कानून को। मगर ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये जो पॉलिसी बनाई है कि गोली का जवाब गोली से देंगे, तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि गांधी को मारने वाले का नाम गोडसे था, गांधी को मारने वाले का नाम गोडसे था, तो गोडसे को पकड़ा गया और गोडसे पर मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद कोर्ट से उसको फांसी की सजा दी गई। इसको बोलते कानून की कामयाबी। गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता इस देश में। गांधी से बड़ा बाबा साहब अंबेडकर थे, मगर गांधी को मारने वाले को हमने कोर्ट में केस चलाया। राजीव गांधी को बम छोड़ाने वालों को केस चलाया, जेल में रखा चेन्नई में। इंदिरा गांधी को मारने वालों को हमने केस चलाया और जेल में रखा और सजा दी। यह कानून की कामयाबी है, यह गुंडों की कामयाबी नहीं थी। और आप देख लो, पाकिस्तान से अजमल कसब आया, बंबई की, मुंबई की सड़कों पर खून की होली खेल रहा था, उसको जिंदा पकड़ने में हमारा एक बहादुर पुलिस का सिपाही शहीद हो गया। हमने अजमल कसब पर मुकदमा चलाया, कोर्ट ने सजा दी, उसको फांसी पर चढ़ाया। तो मुंबई के मुसलमानों ने कहा कि इस आतंकवादी को अपने कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं देंगे, तो जेल के किसी कोने में ले जाकर उसको दफन कर दिया गया। यह कानून की कामयाबी है। हम क्या कह रहे हैं कि कानून की कामयाबी हो, गोली की कामयाबी ना हो। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, देश चलेगा तो कानून के मुताबिक चलेगा। सजा देगी तो गोली नहीं, कोर्ट सजा देगी। अगर गोली से सजा दी जाएगी तो फिर बताओ इस देश में संविधान का क्या होगा? अगर गोली से खत्म करना है तो कोर्ट को ताले डाल दो, अगर गोली से खत्म करना है तो संविधान को फेंक दो उठाकर, इसकी जरूरत ही नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मरने वाले का नाम अतीक और अशरफ नहीं होता, हमारा किसी का नाम राजू और राम भी होता, तो असदुद्दीन ओवैसी इसी तरह से मुखालिफत करता। क्योंकि मेरा मानना यह है कि भारत के लोकतंत्र में कामयाबी उस वक्त होगी जब संविधान कामयाब होगा, जब कोर्ट से सजा दी जाएगी, जब कानून के मुताबिक किसी का घर तोड़ा जाएगा। मनमानी नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए, एक मुख्यमंत्री हैं, धर्म गुरु भी हैं, और वो विधानसभा में खड़े होकर गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं, मिट्टी में मिला देंगे,
मिट्टी में मिला देंगे। क्या ये जेब देता है एक मुख्यमंत्री को, एक धर्मगुरु को, कि बोले कि हम मिट्टी में मिला देंगे? अरे हम तो मिट्टी से, हमारे रब ने हमको बनाया, हमारे रब ने हमको मिट्टी से बनाया। तो शैतान ने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा तू, क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया। तो अल्लाह ने कहा निकाल, हम मिट्टी से बनाए गए मिट्टी में ही जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, हम इस मिट्टी में पैदा हुए, हमारी मां ने हमको 9 महीने अपने कोख में रखा, इसी मिट्टी में पैदा किया। जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आएगा, इसी मिट्टी में जाएंगे और इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे कब्रें जब खुलेंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है कि भारत के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बने हैं, और उनके अतराफ में लोग कहते हैं कि वो भारत के कभी प्रधानमंत्री बनना भी चाहते हैं। नहीं, ठीक है, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, ख्वाब देखिए, ख्वाब देखिए, मगर गोली से देश नहीं चलता। मुख्यमंत्री संविधान से चलता है, जो बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ है। अब आप बताइए कि जिसको पुलिस की जंजीरों में, पुलिस की कस्टडी में है, अतीक और अशरफ पर कोर्ट ने सजा भी दी, वो प्रिजनर भी है, कैदी भी है, उनको लाया जा रहा है और कोई आकर गोलियां चला देता है। मुख्यमंत्री, हम पूछना चाहते हैं कि गोली का जवाब अगर गोली है तो फिर उस वक्त पुलिस खामोश तमाशाई बनकर क्यों बैठी थी? क्यों खामोश तमाशाई बनकर बैठी थी? और गोलियां मारे, और गोलियां बेहतरीन तरीके से मारे, ट्रेनिंग दी गई थी। मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार उठाकर देख लो, एक आईजी के पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड कह रहे हैं कि उन्होंने उन दोनों की हत्या करने से पहले, कत्ल करने से पहले, मर्डर करने से पहले कम से कम प्रैक्टिस में 500 गोलियां इस्तेमाल की होंगी। एक ऑफिसर कहता है कि कम से कम 1000 राउंड की उनको ट्रेनिंग दी गई है। और वो आकर, अच्छा ये बताइए, हैरत की बात यह है कि एक का घर, उसके घर पे छत नहीं है, झोपड़ी है, और उसके पास 8 लाख का हथियार, 2 हथियार 8-8 लाख के 16 लाख। ये इन हरामियों के पास दौलत कहां से आई थी? इस पर तो किसी को एतराज नहीं होगा। कोई ये तो नहीं कह सकता कि भड़काऊ भाषण है, बोल सकते ना उनको, बल्कि और ज्यादा कहता हूं, ये गोडसे की नाजायज औलाद है। इसलिए कि गोडसे भी गोली से गांधी को खत्म नहीं किया। क्यों खत्म किया? क्योंकि गोडसे जानता था कि गांधी हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की कोशिश करता था। तो गोडसे को पसंद नहीं आया, बोले गोली मारो इसको। एक ज़ईफ बूढ़े को गोली मार दी गई। अरे गोली चलाने वालों सुनो, तुम गोली से सच्चाई को खत्म नहीं कर सकोगे। तुम गोली से तुम अपने आइडियोलॉजी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं कर पाओगे। तुम गोली नहीं चला रहे हो, तुम संविधान पर गोली चला रहे हो, तुम देश की अदालत पर गोली चला रहे हो, तुम उन बहादुर पुलिस वालों पर गोली चला रहे हो जो देश में जितने गुंडे हैं, माफिया, उनको कानून के तहत सजा दिलाना चाहते हैं। मगर ये काम हो गया और उन्होंने क्या किया? गोलियां चलाई, हथियार फेंका, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। इनको ट्रेनिंग दी गई थी, इनको बताया गया था कैसा हथियार फेंको और सरेंडर सरेंडर और नारे लगाओ जेएसआर का, और उन्होंने किया और उसके बाद लेकर चले गए। मैं पूछना चाहता हूं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, अखिलेश यादव तो गूंगे हो गए, बोलते ही नहीं इस मामले में। समाजवादी के नेता कुछ नहीं बोलते, मगर जब चुनाव आएगा तो बोलेंगे ओवैसी की बात का भरोसा मत करो, वो फुला टीम है। अरे मैं बी टीम हूं, डी टीम हूं, ई टीम हूं, एफ टीम हूं, मैं अली बे ते से जीम चीम पुरल सब पूरी टीम हूं। अरे बताओ तुम कौन सी टीम के हो?
तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, तुम्हारा मुंह ही नहीं खुलता। ये टीम फुलान टीम। हम ये पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि मरने वाले ने खत लिखा था जिसमें उसने कहा कि अगर मेरी हत्या होती है तो फुला आदमी जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री लेटर आपको मिल गया होगा, नाम तो बताइए, नाम तो बताइए, कौन है वो, नाम तो बताइए। अच्छा, जो 3 लोग गोली चलाए, क्या उनके घर पे बुलडोजर देखा आपने? देखा? मैं भी नहीं चाहता उनका घर टूटे, क्योंकि उनके गुनाह की सजा उसकी मां को नहीं मिलनी चाहिए, उनके गुनाह की सजा उनकी बीवी को नहीं मिलनी चाहिए, उनके गुनाह की सजा उनके भाई बहनों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। मीडिया के लोगों ने पूछा ओवैसी, क्या तुम चाहते हो कि उन तीनों का इनकाउंटर हो जाए? मैंने कहा हरगिज नहीं, मैं चाहता हूं उनको कोर्ट सजा दे, लंबी सजा उनको कोर्ट दे। अरे हम इंसाफ चाहते हैं, बदला नहीं चाहते। ये बदले से देश नहीं चलता, इंसाफ से चलता है, और इंसाफ संविधान में लिखा है। मगर हर कोई कहेगा कि गोली मारेंगे, गोली मारेंगे, तो फिर संविधान कहां जाएगा? संविधान कहां जाएगा बताओ? इसीलिए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, माफिया जहां कहीं भी है, भाई बीजेपी में भी उनके कई नेता हैं जिनके खिलाफ बहुत से मुकदमे हैं, मगर उन पर क्या हो रहा है? समाजवादी में भी है, उन पर क्या हो रहा है? अब तो हद ये हो गई कि मीडिया में दिखाया जा रहा है कि खवातीन डॉन है, खवातीन डॉन है, ये लेडी डॉन, वो लेडी डॉन। अब वो दिन दूर नहीं है जब एक 6 साल के बच्चे को दिखाकर कहेंगे ये बच्चा डॉन, ये बच्चा डॉन। बताओ कितनी नफरत आप करेंगे। अरे नफरत तो इतनी बढ़ गई कि मेरे क्षेत्र में हैदराबाद के पार्लियामेंट की इंतखाबी हल्के में एक कब्रिस्तान है, बहुत पुराना। तो वहां पर किसी एक मोहतरमा का इंतकाल हो गया, महिला का, तो उनके परिवार के लोगों ने उनकी तदफीन की, क्योंकि उस कब्रिस्तान में जब खबर पुरानी होती तो लोग उसको खोद कर नया जनाजा उसमें तदफीन कर देते। तो उन्होंने, रास्ता भी था, तो उन्होंने क्या किया, दफनाया, उस पर एक जाली लगा दी, जाली लगा दी, ताकि वो रास्ता भी में खराब ना हो और कोई लोग उनकी खबर को ना खोद के दूसरे जनाजे को तदफीन करें। हमारी मीडिया ने क्या किया, उन्होंने मन की बात कर दी, और उनकी मन की बात क्या थी, बता दिया कि हैदराबाद का कब्रिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क का है, पड़ोसी मुल्क का है, और कहा कि उस कब्रिस्तान में इसलिए जो जाली लगाई गई क्योंकि नाउजुबिल्लाह कोई उस जनाजे को निकालकर उससे बदफेली करना चाहता। अस्तगफिरुल्लाह। मगर आप बताइए, जब हमने वीडियो किसी को बोलकर आ गया कि हैदराबाद का है, अब मीडिया वाले खामोश हैं, सन्नाटा छा गया। अरे शर्म करो, डूब मरो तुम लोग, डूब मरो तुम लोग। अरे कब्रिस्तान इंडिया का, हैदराबाद का, और बता रहे हैं वहां का। अरे तुमको इतनी मोहब्बत क्यों है पाकिस्तान से? हमको तो नहीं है। नहीं आप, अरे हम जिंदा हैं तो तुमको तकलीफ, भाषण देते हैं तो तकलीफ, संविधान का हवाला देते हैं तो तकलीफ, गरीब मजलूमों के हक के लिए लड़ते हैं तो पेट में दर्द होता है, बराबरी का मुतालबा करते हैं तो पेचिश हो जाता है। अब खबर में चले गए तो खबर भी इनको तकलीफ। अब क्या खबर से निकले हम तमाम लोग? बताओ आप क्या हाल कर दिए मीडिया के लोग हमारे। अरे कुछ तो तहकीक कर लेते, पूछ लेते जाके, अरे भैया ये कहां की खबर है, कि किसने बनाया, क्या है। मगर आपने चला दिया नफरत फैलाना है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, कुछ नहीं होगा, जो चाहे चलाओ। अब कोई कहता है कि दरगाह जिहाद, उत्तराखंड में एक टीवी का एंकर, ये दरगाह जिहाद हो रहा। अरे कहां हो रहा है भाई? इतनी नफरत क्यों फैलाई जा रही? क्या हम सबसे गरीब नहीं हैं?
सबसे कम पढ़े लिखे हमारे पास बच्चे और बच्चियां नहीं है, स्कूल क्यों नहीं खोलते? उत्तर प्रदेश में मदरसों के टीचर को योगी आदित्यनाथ तनख्वाह देना नहीं चाह रहे, बंद कर दिए तनख्वाह मदरसों की। उनके 2-2, 3-3 साल के बकाए हैं, अदा करो आप। उसमें हमारे हिंदू भाई हैं जो मैथ्स और साइंस पढ़ाते, पंडित लोग हैं, उनको तनख्वाह नहीं देते आप। मगर आप कहते हैं हम पसमानदा लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तनख्वाह तो दो, लंबी लंबी छोड़ो मगर तनख्वाह तो दो। मगर कुछ नहीं बोलेंगे। कोई मुझे कुछ बोल ले, मैं जब तक अल्लाह मेरे जिस्म में इतनी सांस को बरकरार रखेगा, मैं कहूंगा मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि मैं काबिल नहीं हूं, मुझे सिर्फ लड़ना है, मुझे लड़ना आता है, मुझे झुकना नहीं आता। मुझे लड़ना आता है क्योंकि चुनाव जब मैं लड़ूंगा आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपकी कीमत बढ़ेगी, आपके जज्बात की कदर की जाएगी। वरना ये सब लोग क्या समझ रहे हैं, ये कहां जाएंगे मुल्ला जी हमको छोड़कर। इनको दिल में बैठा, अरे कहां जाएगा ये हाफिज वारिस, कहां जाएगा मुशीर चौधरी, कहां जाएगा मेहदी हसन, कहां जाएगा, ये हमारे पास ही आएगा। अब नहीं आएगा क्योंकि एक दीवाना इनके दरमियान में खड़े होकर कह रहा है कि हम एक साथ आएंगे इंशाअल्लाह। अरे हराओ ना बीजेपी को। अखिलेश यादव 2017 का विधानसभा का चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारे, 2022 का विधानसभा का चुनाव हारे, मैनपुरी जीते और रामपुर आजम हार गए। कैसा मैनपुरी जीते और रामपुर हार गए? कभी सोचा आपने? कोई बी टीम थी वहां पर? सोचो मेरे भाई, बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको जज्बात से खेला जा रहा है। अरे हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार पूरे देश में बने। और अगर सच्चाई को बयान करूं तो सबसे ज्यादा वोट किसने दिया बीजेपी को 2024 में? अखिलेश यादव के यादवों ने दिया, सबने दिया। सबसे कम किसका वोट मिला? तो हमारा। ये CSDS का डेटा है। अगर रोकना है तो बीजेपी को उसके आइडियोलॉजी से मुकाबला करो। नहीं करेंगे, बोलेंगे रे अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करेंगे, जुल्म का मुकाबला जुल्म से करेंगे। अरे अहमकों की बस्तियों में रहने वालों, अंधेरे का मुकाबला रोशनी से होता है, जुल्म का मुकाबला संविधान से होता है। कमजोरों को अगर इज्जत मिलेगी तो संविधान मजबूत होगा। जो कमजोर होगा वो तुम्हारी आंखों में मजबूत होना चाहिए। जो आखिर होगा उसको सामने लाने का काम तुमको करना चाहिए। मगर तुम वो सोचते नहीं हो, तुम सिर्फ हमारे वोट की भीख मांगते हो। और जब वोट लेते हैं तो क्या कहते हैं? भाइयों बहनों, जिंदगी मौत का मामला है, जिंदगी मौत का मामला है। और जब चुनाव हो जाते हम रोज मरते हैं, रोज घर टूटता है, रोज किसी को झूठे इल्जाम में पैर पर गोली मार दी जाती है, किसी को डराया जाता है। अरे बताओ ये कौन सी जिंदगी गुजारने पर हमको मजबूर कर रहे हो? ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा या बंदूक की गोली से चलेगा? अगर संविधान को बचाना है तो देश संविधान से चलना चाहिए। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उत्तर प्रदेश छोड़कर नहीं जाऊंगा। पिछले बार विधानसभा असेंबली के इलेक्शन में मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि गोलियां मेरे हौसले और अज़म में कमी नहीं पैदा कर सकती है। मैं जब इस दुनिया में आया हूं तो जाऊंगा एक दिन। अल्लाह मुझे अगर शहादत का रुतबा देगा तो उससे बड़ी माने मेरी कामयाबी नहीं हो सकती है, उससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हो सकती है। और अल्लाह जिंदा रखेगा तो बेबाक तरीके से मजलूमों के हक के लिए लड़ता आया हूं और लड़ता रहूंगा। मेरी नजर में कोई हुकूमत है, अगर हुकूमत गलत काम करेगी तो भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया मुझे इस बात का हक देती है कि मैं गरीब और मजलूमों के हक के लिए लड़ूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये जुल्म खत्म होगा, याद रखो आप।
उम्मीद से रहो जुल्म खत्म होगा। किसी शायर ने अच्छा कहा था, साहिर लुधियानी ने कहा था कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। मगर जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की रात ज्यादा नहीं होती है, जुल्म की रात ज्यादा लंबी नहीं होती है। इंशाअल्लाह ताला इंसाफ का सूरज निकलेगा, इंसाफ का सूरज निकलेगा और सब पर चमकेगा। ये जुल्म की अंधेरी रात खत्म होगी इंशाअल्लाह ताला।